आज हम ना एक स्कीम लेके आए हैं जो अभी लॉन्च हुई है हमारी ये 1 अगस्त 2025 को ये स्कीम लॉन्च हुई है। और ये जो स्कीम है ये चलेगी 31 जुलाई 2027 तक ये स्कीम चलेगी। और इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PMVBRY। और इसकी जो घोषणा है वो लाल किले से करी है नरेंद्र मोदी जी ने, और 15 अगस्त के मौके पर करी है। तो इसमें जो भी है, चाहे लड़का है और चाहे ये लड़की है, उनको 15,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन अब इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर का रास्ता भी खोल दिया गया है, जिसमें कि 15,000 रुपये लड़का हो या लड़की हो दोनों को मिलेंगे। और इस जो भी प्राइवेट सेक्टर चूज करेगा उनको इसका लाभ मिलेगा। आइए चलिए बात करते हैं कि किस किस तरह इसका लाभ मिलने वाला है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए में जो कर्मचारियों के लिए जिनको नौकरी मिलने वाली, चाहे कोई इंजीनियर की नौकरी लेता है, चाहे कोई बैंक की नौकरी लेता है, चाहे कोई डॉक्टर की नौकरी लेता है, कोई नर्स की नौकरी लेता है, या कोई ऑफिशियल वर्क है, या फिर कोई इसमें ऑनलाइन सेलिंग कंपनी में अपना काम करता है। तो ये किसी भी तरह की प्राइवेट जॉब हो सकती है। जरूरी नहीं है कि किसी एक सेक्टर के लिए बस लिमिटेड कंपनी की इसकी जरूरत है। तो इस तरह की नौकरियां इसमें दी गई है। अब इस योजना के लिए कितने रुपए बजट निकाला गया है? 1 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है जो PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आती है। और हमने इसको ये कैलकुलेट भी किया है कि जो 3 लाख है, 1 लाख है, और ये 3 करोड़ युवाओं को, यूथ को नौकरी देगी। और इसमें जो है ये 1 लाख करोड़ रुपए की संख्या से हमने इसको डिवाइड करके देखा है, तो अप्रोक्स हमारा आंसर 33,333 आया है। और जो सरकार ने इसको मंजूरी दी है वो 15,000 रुपये प्रति माह नहीं मिलेंगे, ये यहाँ गलत है। एक बार की धनराशि मिलेगी, ये एक ही बार धनराशि मिलेगी, और ये बार बार नहीं मिलेगी, हर महीने ये राशि नहीं मिलेगी। तो ये जो भी है कर्मचारी, चाहे जो सबसे पहली बार ज्वाइन करता है उस कर्मचारी को मिलेगी। अब देखते हैं कि जो हमने पहला इसमें पार्ट है, उस जो पार्ट है हमारा कर्मचारियों के लिए है, पार्ट है कर्मचारियों के लिए, तो उसमें क्या क्या कहा गया है वो चीज़ देखते हैं। अब इस स्कीम को देखते हैं कि 1 अगस्त 2025 को ये स्कीम लागू होती है, और EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में पहली बार नौकरी शुरू करते हैं। इसका सीधा है कि ये जो EPFO है, जो कोई सबसे पहली बार इसमें रजिस्टर करेगा, जैसे वो नौकरी पा लेता है, तो अब वो क्या है, इसमें रजिस्टर कंपनी करती है। इसमें कोई अपना जो कर्मचारी हो अपने आप को रजिस्टर नहीं करता है। जो कंपनी हायर करती है वही कर्मचारी को इसमें रजिस्टर करती है, उसी की ड्यूटी होती है। उसके अंतर्गत सरकार की जो ये संगठन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसमें हर एक उस बंदे को रजिस्टर करना पड़ता है जो प्राइवेट नौकरी देता है। तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या सैलरी की एलिजिबिलिटी क्या है? सैलरी 1 लाख या उससे कम हो तो ये मिलेगी। अगर उससे ज़्यादा है 1 लाख से, तो इस योजना का प्रावधान नहीं दिया गया अभी तक। UAN और EPFO में आधार से जुड़ा हो। इसमें क्या होता है, आजकल आधार सभी जगह अनिवार्य कर दिया गया है, बैंक से लेके, और हर बैंक में पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए आधार, और सभी जगह आधार को लिंक कर दिया गया है जिससे कि व्यक्ति की सही पहचान हो सके। तो EPFO में भी आधार वेरीफाई करना होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आपका बैंक खाते में आधार सीडेड खाता होना चाहिए। इस टर्म को जो आधार सीडेड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आधार सीडेड क्या होता है,
तो इसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। पहला भुगतान, ये ना जो अमाउंट है, जो ये 15,000 का अमाउंट है, ये 2 बार में दिया जाएगा। पहला भुगतान दिया जाएगा और दूसरा भुगतान दिया जाएगा। अब इसमें पहले भुगतान में क्या है ये देख लेते हैं कि ये पहले जब 6 मंथ पूरे हो जाएंगे तो ईपीएफओ में क्या होगा कि उसके माध्यम से जब हमारे खाते में डीबीटी रहेगी तो आधार सीडिड खाता रहेगा, तो उसमें हमें इसकी 15,000 की पहली किस्त मिलेगी। और जो दूसरा भुगतान है वो 12 महीने के बाद फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल पूरा करने में बाकी रकम आपके जो खाता आप दिए होंगे उसमें आ जाएगी। तो इस तरह का ये प्रावधान है। और ये ईपीएफओ ने जो ये ईपीएफओ की साइट है, ये वहाँ से ये हमने बैनर उठाया है और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राइव जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होगा, ये ईपीएफओ कहता है। अब पहले हम समझ लेते हैं डीबीटी क्या होती है। पहले हम जानेंगे कि डीबीटी क्या होती है। इसके लिए कलर चूज कर लेते हैं हम। डीबीटी क्या होती है, डी, बी और टी, ये टर्म क्या है इसका, अगर जो फुल फॉर्म है वो डायरेक्ट बेनिफिटेड है और डायरेक्ट बेनिफिटेड ट्रांसफर इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो तो वो क्या है, डायरेक्ट आपके जो इंडिविजुअल है उसके खाते में पैसा भेजती है, वो डायरेक्ट हो जाता है डीबीटी के माध्यम से। उसमें कोई म्यूचुअल किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है और ये एक कल्याणकारी योजना है डीबीटी, और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2013 को हुई। और इसका उद्देश्य सरकारी सब्सिडी योजनाओं का लाभ सीधे जो इंडिविजुअल है उनके खाते में जाएगा और बिचौलियों और भ्रष्टाचार और लीकेज को रोका जाएगा। लीकेज मतलब जो पैसे इंसान के उसे नहीं दिए जाते, उसे क्या सब्सिडी के नाम पे उससे घूस ली जाती है कि भाई आपको हम सब्सिडी दिला देंगे तो आप हमें पैसे दीजिए, इतने पैसे दीजिए, तो वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी इसमें से। अब हम देखते हैं कि ये 1 जनवरी 2013 में होती है और ये एनडीए सरकार में ये डीबीटी दी गई थी। हमने पूरा दिया है यहाँ से, आप इसको देख सकते हो। तो आगे चलते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, डीबीटी का उद्देश्य क्या है। डीबीटी का उद्देश्य क्या है, जो डीबीटी है हमारी, तो इसका उद्देश्य है कि पारदर्शिता लाना, सब्सिडी और सहायता से सीधे लोगों तक पहुंचाना, बिचौलियों से को खत्म करना और समय पर राशि भुगतान करना। और 1 जनवरी 2013 से जब कांग्रेस सरकार थी उसके टाइम में ये डीबीटी लाई गई। अब इसका पहला तो हमने देख लिया। अब दूसरा जो इसका उद्देश्य है, ये किस किस क्षेत्र में लागू होते हैं, ये सभी क्षेत्र में लागू होती है। जो सरकारी गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से जो पैसा आने वाला है, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा एक इंडिविजुअल को मिलता है, चाहे वो कर्मचारी हो, वो चाहे वो पेंशन पाने वाला हो, चाहे मनरेगा में काम करने वाला हो, या फिर खाद की सब्सिडी आती हो, पीएम किसान समान निधि हो, छात्रवृत्ति हो किसी की, या गैस की सब्सिडी हो, कोई भी तरह का जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है उसमें बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए ये सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जो डिपार्टमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से इस डायरेक्ट पैसा एक किसी इंडिविजुअल के खाते में दे देते हैं। जिस तरह ये बंदा है, ये गवर्नमेंट से सीधा बैंक में उसके चल जाता है और उसको मैसेज भेज जाता है। और ये इसी तरह काम करता है। इसमें पूछा गया कि कैसे काम करता है, और सीधा मैसेज बैंक जो इसका खाता है वो लिंक रहता है बैंक से और सीधा उसके खाते में पैसा जाता है। पैसा जाने पर उसको मैसेज भी आता है, देखो मैसेज देख रहा है। ये पूरा डिजिटल ही है। इसका लाभ ये है कि समय और पैसा दोनों की बचत होती है, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े से हमें मुक्ति मिलती है और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता रहती है। गरीब और जो भी इसका लाभ पाने वाला उसको ये सीधे प्राप्त हो जाती है। अब आधार सीडिंग इसमें दी गई है। आधार सीडिंग होती क्या है,
आधार सीडिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा जो आधार कार्ड है वो बैंक में लिंक होना चाहिए, ये आधार सीडिंग है। और इसको सरल शब्दों में कहा कि आधार से हमारा खाता लिंक होना चाहिए, जिससे कि हम सब्सिडी या पेंशन या फिर छात्रवृत्ति, जो मजदूरी का पैसा है, किसान सम्मान निधि और बहुत सारी चीज, इसी तरह ये जो हमें इसका पैसा मिलने वाला सरकार से जो 15,000 रुपये मिलने वाला है, तो ये सीधा उनके खाते में जाएगी, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। और इस तरह के इस डीबीटी के माध्यम से ये सब आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में नियोक्ता है, जिन्होंने हमें नियुक्ति देंगे, जो भी कंपनी देगी, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो या कोई भी कंपनी हो, तो इसी तरह कोई भी होगा, तो ये जो भी है, जो हमें नियुक्त करेगी, जो एक कर्मचारी को नियुक्त करेगी, एक एम्प्लॉय को नियुक्त करेगी, तो उसके लिए भी इन्होंने प्रावधान किया है। और उन जो वे सारे लोग जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर को चूज किया है, उन सबको ये सरकार सहायता प्रोवाइड कराएगी। कर्मचारियों को तो कराएगी, साथ ही साथ जो नियुक्त करेंगे, जो कंपनियां नियुक्त करेगी, उनको भी ये फायदा देगी, उनको भी कुछ धनराशि मिलेगी। तो अब देखते हैं कि इसमें जो इनके लिए हैं, जो नियुक्त करता है, जो कंपनी है जो, उनके लिए क्या स्कीम है। तो कर्मचारी की संख्या जो भी मान लो 50 या 50 से कम जितनी भी होती है, या कम से कम 2 नए कर्मचारी जितनों को नियुक्त करेगी, इसमें कुछ उनकी पैरामीटर्स दी गए, भाई आप इतने से इतने कर्मचारी नए ऐड कर सकते हैं, और ये कर्मचारी कम से कम 6 महीने लगातार सेवा में रहना चाहिए। और ईपीएफ का जो वेतन है, देखो वेतन कैसा होता है, कुछ हमारी जो सैलरी होती है उसका कुछ पार्ट हम सैलरी का कुछ पार्ट ईपीएफ में जाता है। ईपीएफ जो हमारा ईपीएफओ को जाता है, तो वो क्या रहा है कि 1,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि आपकी जो जॉब है वो कम से कम 10,000 तो आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, तभी जाके ये उसने परसेंटेज डिसाइड कर रखा है, भाई 10% ईपीएफओ लेगा। ये परसेंटेज आप देख लेना, या मैं बाद में बता दूंगा इसको। तो यहाँ कम से कम इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये 10,000 सैलरी तो उसकी है ही है। तो इसका मतलब है कि 10,000 या 20,000 के अप्रोक्स सैलरी होगी। अगर 10 से 20,000 रुपये सैलरी है किसी की, तो 2,000 पीएफ कटता है, और 20 से 1 लाख है तो लगभग ये परसेंटेज पर डिसाइड होता है। या कोई मैन्युफैक्चरिंग या तीसरे या चौथे वर्ष तक जारी रहेगा, तो उसके लिए अलग प्रावधान है, अलग अलग इसमें प्रावधान दिए गए हैं। और जो ये एक तरह का जो ये गिफ्ट दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये युवा कैसे खुश है। अब ये एक गिफ्ट समझे कि इसको लॉलीपॉप समझे, ये आप पे छोड़ दिया गया है। और किस तरह की ये योजना है, ये योजना आपको क्या कितना बेनिफिटेड लग रही है, ये जो योजना दी गई है, इससे रोजगार सृजन होगा और फाइनेंशियली हमारा देश का युवा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी तरह विकसित भारत के अंतर्गत बहुत सारी कल्याणकारी योजना बीजेपी सरकार के अंतर्गत दी गई है, सारी आपको यहाँ हमने प्रदर्शित कर दी है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे हमें एडवाइस भी करें कि किस तरह की हम वीडियो लेके आएँ, और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा आप कमेंट। अब हम इसमें बात करेंगे जो प्रधानमंत्री विकसित भारत की योजना है हमारी, ये इसका मिशन क्या है। इसका कोई मिशन तो होगा ही, क्या मिशन सेट किया है जो हमारी बीजेपी सरकार है, जो इस बार 2025 में जो हमें इन्होंने इस स्कीम को दिया है, तो इसका मिशन क्या सेट है, कौन सा मिशन इसका सेट किया है, कितने लोगों को ये जॉब्स दिलाने वाले हैं, कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में
जॉब्स आने वाली है। तो ये सब चीज देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो विकसित भारत रोजगार योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो पर्पज क्या है इसका, पर्पज ऑफ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का जो लक्ष्य है वो है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और वो कैसे करेंगे तो ये हम देखेंगे। तो पर्पज ऑफ जो हमारी ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, इसका पहला जो जो ये पर्पज है, ये सीधा सीधा मैं अब जो हमारे एम्प्लॉय है उनसे स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा कि जो कंपनियां है जो नियुक्त करेगी, एम्प्लॉयर को नियुक्त करेगी, वो मैं उन कंपनियों की बात करूंगा, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ कंपनियों से ही, जो हमारा मिशन है कंपनियों से ही निकल के आता है। अब ये क्या है, अब इसमें देखो कंडीशन क्या दी गई है, सरकार ने कंडीशन दी है कि इसकी जो कंडीशन है उसमें वो कंपनियों को, जो गवर्नमेंट है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये इसको कंपनियों को आदेश दे रही है कि यदि आपके 50 से कम कर्मचारी है, मान लो कोई कंपनी है, कंपनियां अलग अलग एम्प्लॉय की होती है, कोई होती है कि 100 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, किसी कंपनी में भाई 500 एम्प्लॉय काम करेंगे और किसी में 1000 काम करेंगे। तो इसी तरह डाटा है, अब किसी में 50 भी होगा, तो इन्होंने मिनिमम क्या सेट किया है कि 50 और 50 से अधिक, एक 50 का आंकड़ा लिया है या 50 से कम का आंकड़ा लिया है, दूसरा 50 से कम का आंकड़ा लिया गया है। जिस कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉय है उनको क्या है, उनको 2 नए कर्मचारी भर्ती करने हैं। अब 2 नए कर्मचारी भर्ती करने का मतलब है, तो परसेंट निकाल लेंगे, इसका बाद में निकाल लेंगे। और 50 से जो अधिक है, मान लो 50 ही हो, 50 या 50 से अधिक हो, तो उसने 5 कर्मचारी नियुक्त करने हैं। तो अगर हम 50 कर्मचारियों पे 5 जो कर्मचारी है, तो इनका परसेंटेज 10 आता है। अब परसेंटेज अलग अलग तरीके से वेरी करेगा, इसको बाद में देखेंगे। अब इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका प्रारंभ 1 अगस्त को हुआ है और 31 जुलाई 2027 तक ये चलने वाली। इसका बजट है 1 लाख करोड़ और लगभग 3-3.5 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉय देने वाली है, एम्प्लॉयमेंट देने वाली है, और 15,000 रुपये इसमें मिलेंगे और 3,000 प्रति माह जो कंपनी जॉब्स देगी उनको मिलेंगे। और जो ये पैसा है कर्मचारी को डीबीटी और पैन लिंक्ड खाते से मिलेगा, जो हमने डिस्कस कर लिया है। ये अब नए कर्मचारियों को क्या मिलने वाला है, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन दिया है सरकार ने। ये ऐसा पहली बार है कि जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए सरकार ने हमारे लिए द्वार खोले हैं। पहले केवल गवर्नमेंट के लिए ही लोग भागते थे, केवल गवर्नमेंट के लिए। अब प्राइवेट के लिए भी इस सरकार ने नए रास्ते खोले कि वो प्राइवेट नौकरी करे, लोगों की स्थिति सही हो। तो इसका लक्ष्य क्या है, पहली बार औपचारिक नौकरी में आते ईपीएफओ में जितने लोग पंजीकृत हैं, जिनकी मतलब तनख्वाह होगी 1 लाख तक के लिए है ये, अगर किसी की ज्यादा है तो उसके लिए भी कोई प्रावधान हमारे पास नहीं आया है। तो 1 लाख की तनख्वाह पाने वाले लोग और 1 लाख से कम की तनख्वाह पाने वाले लोगों को के लिए ये योजना दी गई है कि उनको 15,000 की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, 6 महीने और 12 महीने पूरे होने पे। ये हमने डिस्कस कर लिया है और हम इस उद्देश्य को लेके चलेंगे कि जो ये कर्मचारी, अब हम लक्ष्य देखेंगे, लक्ष्य हमें बात करने की कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, हमें ये देखना है। हमें इसका लक्ष्य जान लिया है कि ये इसका लक्ष्य क्या है कि 3.5 करोड़ लोगों को ये जॉब्स देने वाली है। वो कैसे देगी, इसका डाटा पूरा दिया गया है, अभी चलते हैं आगे। तो इसका उद्देश्य है कि युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना, और औपचारिक रोजगार हम आगे इसमें डिस्कस किया गया है कि क्या औपचारिक रोजगार होता है, क्या स्थायी जॉब्स होती हैं।
स्थायी जॉब्स मतलब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आपको संरक्षण प्रोवाइड करेंगे। और फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता की बचत भी होगी और इसकी आदत भी बनेगी लोगों में। तो अब जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि नए कर्मचारियों को नौकरी में प्रोत्साहन दिया जाएगा, पहला पॉइंट था ये। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो ये कंपनियां हैं ये किस तरह प्रोत्साहन करेगी, किस तरह रोजगार का सृजन करेगी है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि जो नए कर्मचारी ईपीएफओ में नियुक्त किए जाएंगे उनको ये लाभ प्राप्त होगा और 3 माह की राशि कंपनियों को मिलेगी और ये राशि 2 वर्ष तक मिलेगी। बिकॉज 2 वर्ष तक 31 जुलाई 2027 तक ये स्कीम चलने वाली है, तो इसलिए इसे 2 साल का इसका वर्ष निर्धारित किया है और ये 3 से 4 वर्ष तक भी मिल सकती है, आगे बढ़ भी सकती है। तो इसकी शर्तें जो कंपनियों को दी है कि वो 50 से यदि कम कर्मचारी तो 2 नए कर्मचारी रिक्रूट करें और यदि 50 से अधिक है तो 5 कम से कम अपने नए कर्मचारी नियुक्त करे और उनको 6 महीने तक नौकरी में बनाए रखना है उनको। और ये जो इसका उद्देश्य है, देखो अगर कोई नई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी आती तो उसके लिए भर्ती भी करानी होती, तो इन्होंने क्या है कि इस भर्ती की लागत को कम कर दिया है और कंपनियों को और एमएसएमई क्षेत्र में ज्यादा नौकरी पैदा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। सरकार ने पहले क्या है बहुत सारे लोन प्रोवाइड कराए हैं जिससे कि लोगों ने अपनी कंपनियां सेटअप करी है। फिर तो इस संबंध में पहले जो हमारा 2014 से लेके बीजेपी सरकार आई तो किस तरह इन्होंने एक हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर मीन्स जो हमारी कंपनियां हैं इन सबको क्या है बढ़ाया है और अब उनमें क्या है रोजगार के हमारे लिए द्वार खोल दिए हैं। तो आओ इसको मोटी मोटी डिस्कस करते हैं कि कितना जो 2027 आएगा, जो 31 जुलाई 2027 आएगा उसमें कितने रोजगार हमारे बढ़ जाएंगे। इस चीज को हम ले गए, उसका ग्राफ बनाया हमने, परसेंटेज भी निकाला कि ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार में कितना हमारा वृद्धि होगी रोजगार की। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला लगा के देखो कितना है ये। अगर हमने एक ये करेक्ट डाटा नहीं है, करेक्ट नहीं है डाटा, बट ये क्या है नियर है, नियर टू करेक्ट डाटा है कि अभी देखो ईपीएफओ का डाटा लेना पड़ेगा कि उसमें कितने लोग रजिस्टर्ड है ईपीएफओ में, तो उसका डाटा ले जाएगा तब जाके कैलकुलेट होगा। गवर्नमेंट को इस डाटे का अच्छे से पता है, वो जानती है कि उनकी कितनी ग्रोथ होने वाली, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक को नहीं बताएगी उनकी कितनी ग्रोथ होगी, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, पब्लिक को ये चीज़ नहीं बताएगी। ग्रोथ बताने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अपोजिशन है, सरकार का बहुत सारी ये और यहाँ के जो आर्थिक क्षेत्र में स्टडी करने वाले वो बताएंगे। तो एक हमने मोटा मोटी डाटा लिया कि ये 2024 तक का डाटा है कि इसमें कोई 64.33 करोड़ लोग रोजगार पा रखे हैं, जो आरबीआई और पीबीआई के अनुसार हमने डाटे को उठाया है। और अगर ये 3.5 करोड़ 2 वर्षों में रोजगार जनरेट करेगा तो कितनी वृद्धि होगी, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। ये जितने टोटल है और इसको हमने इतने लोगों से उसका एक परसेंटेज निकाला है कि वृद्धि कितनी होने वाली है, 5.44 इतनी वृद्धि होगी। और इस डाटे को अगर हम संवेदनशील तरीके से देखें, एक तरीके से अगर इतनी हमने पूरा करना है, इसको 100% ले जाना, 100% तो ये 5.44 ही है, तो इसके हमने अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं कि कितना अगर 60% इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं या 80% इस योजना को कंप्लीट कर लेते हैं या 100% इस योजना को, मतलब ये है कि मान लो 1 करोड़ लोगों को ही जॉब्स दे पाई तो मान लो 60% इसका कितना होगा अप्रोक्स, मान लो आप कि इसका अप्रोक्स है 1.2
कुछ आएगा तो ये निकाल लेना आप 60% कितना होगा। तो इस जो डाटा है, क्योंकि वो उसको टारगेट कितना लिया है उसने, ये टारगेट लिया है, उसको ये पूरा करना। अगर इसका वो 60% पूरा करती है तो वो कितना एम्प्लॉय जनरेट करेगी, और यदि वो इसका 80% लेती है इस संख्या का, तो इतना जो ये है हमारा टारगेट पूरा करेगी। अगर 100% पूरा करना तो उसने इतने की वृद्धि दिखानी होगी। इट मीन्स कि वो 3.5 करोड़ लोगों को उसने रोजगार दे पाएगी, तो 5.5 की वृद्धि होगी। ये मोटा मोटी हमने कैलकुलेट करके बता दिया है आपको। और इस योजना का जो व्यापक लक्ष्य है, जो इसका ब्रॉड लक्ष्य है, वो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगले 2 वर्षों में, जो ये 3.5 करोड़ की लोगों को नौकरी मिलेगी। और इसी के संदर्भ में हमने देखा है, तो इसमें क्या है कि ये एक तरह से औपचारिकता इसमें बढ़ाई जाएगी, और विकसित भारत 2047 की दृष्टि से इस योजना को चलाया गया, और जो मिलने वाली राशि है वो डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसका मेन उद्देश्य है कि सभी को क्या है, रोजगार मिले, सभी को रोजगार मिले। अब जो इसका नेक्स्ट है हमारा, अगर इसके हम ये देखते हैं योजना का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य में हमने देखा है इसको एक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है लोगों को। इसका मतलब ये है कि आर्थिक रूप से इस देश को सशक्त बनाना, तो सभी लोगों को क्या है, सभी लोगों के पास जॉब्स होनी चाहिए, उनकी जो अपनी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और जरूरतें पूरी करने के लिए हमें जॉब की आवश्यकता होती है, एक काम की आवश्यकता होती है। और अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है तो फिर इस तरीके है, हम बचत और निवेश की क्षमता भी इंसान की होती है, तो वो इसी से अपनी जनरेट करेगा, अपनी इससे ही अपनी जो ताकत है वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट के जरिए ही होगा। और सरकारी योजनाओं और आर्थिक संस्थानों तक समान पहुंच होना। इस तरह इस जो ये योजना है, इसके लोगों की क्या है, इक्वलिटी लेके चलेगी है, इक्वलिटी कि सब लोग क्या है, इक्वल हो जाए, और इक्वलिटी की तरफ, फाइनेंशियल इक्वलिटी, आर्थिक समानता की तरफ इसका ध्यान दिया गया है। और इससे क्या है, स्किल डेवलपमेंट और वित्तीय साक्षरता, ताकि अपने पैसों का सही उपयोग कर सके। यहाँ कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएगी कि जिससे कि स्किल डेवलपमेंट होगा और वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, जिससे कि लोगों को पैसा खर्च कहाँ करना है उनको ये भी ज्ञान दिया जाएगा, और किस तरह की स्किल उन्हें उन्हें किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, इसके लिए भी उन्हें एक, जब कोई कंपनी में किसी बैंक में लग जाता है तो उसका एक ऑल ओवर स्किल डेवलपमेंट होने लगता है। ये कोई सिखाने नहीं आता उसको, इसका स्किल डेवलपमेंट होने लगता है। उसको ये भी पता लगता है, जब काम करेगा तो पैसा खर्च करने का तरीका भी पता लगेगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ पॉइंट भी वो बताएंगे, और ये खुद से हमें आ जाती है। और उदाहरण के लिए इसमें उदाहरण के लिए दिया गया, अगर कोई इस योजना के तहत औपचारिक नौकरी में आता है तो उसे वेतन और पीएफ जैसी सुविधा मिलती है। इससे वह न केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता है, बल्कि बचत और निवेश भी कर सकता है, उससे आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया इसके ही ऊपर। अब जो दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका समावेशी आर्थिक विकास होगा। जो गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं, युवा है, श्रमिक है, पिछड़े वर्ग है, उन्हें क्या है, समान रूप से समानता आएगी, इसमें समानता बढ़ेगी। और इसको देखते हुए ये योजना चलाई गई है। सबको रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का एक उद्देश्य भी पूर्ण होगा, और जाति, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी ये भेदभाव को खत्म करेगा। इनडायरेक्टली ये जो स्टडी करने वाले, आप इस जो अच्छे स्टडी कर रहे हो, तो आप इस चीज को कोरिलेट कर पाओगे इस योजना से, कि किस तरह ये जाति,
जाति, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पे भेदभाव को खत्म करता है। किस तरह करता है ये? देखो क्या होता है, फाइनेंशियल जब कंडीशन सबकी सही हो जाती है तो ना उसमें ना तो किसी को महिला के आधार पे भेदभाव किया जाता है, ना ही लिंग के आधार पे, ना ही जाति के आधार पे, ना क्षेत्र के आधार पे। जब कोई फाइनेंशियली तरीके से सक्षम हो जाता है तो ये सब चीजें हैं। छोटे व्यवसाय, एमएसएमई, स्टार्टअप, स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर केवल बड़े उद्योगपति ही बढ़ते हैं और आम श्रमिक किसान को लाभ नहीं मिलता तो वह विकास समावेशी नहीं कहलाता। लेकिन जब कोई योजना ग्रामीण युवाओं और शहरी युवाओं को भी और शहरी युवाओं को के जितने अवसर पैदा करती है तो यह एक आर्थिक समावेशी कहलाता है। मतलब एक तरह से यहाँ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान रोजगार का अवसर मिलेगा यहाँ, और संगठित और श्रम बाजार की दिशा में एक बड़ा कदम होएगा। संगठित का मतलब यहाँ ये दिया गया है कि पहले लोग क्या है कि मजदूरी कर रहे हैं, ये लोग ये देखो मजदूरी कर रहे हैं, ये एक तरीके से संगठित नहीं हो पा रहे। जिस तरह संगठित है, संगठित का मतलब इसके पास कंपनी है, इसके ईपीएफओ से जुड़ी हुई है। संगठित का मतलब ये है कि जो पहले लोग लेबर का काम कर रहे हैं, लोग यहाँ लेबर जो काम कर रहे हैं लेबर का, ये सब लोग, तो ये संगठित तरीके से। अब देखो अगर ये इंजीनियर है तो इसकी क्या है, एक निश्चित वेतन है, पेंशन भी आएगी इसकी, ईएसआई पीएफ मिलेगा इसको, और छुट्टियां मिलेगी, स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। लेकिन क्या है, इन लोगों को जो था, ये असंगठित लोग थे, इनको ये निश्चित वेतन नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती। लेकिन जब वे एक कंपनी में आ जाएंगे तो उन्हें ये सब सुविधाएं प्राप्त होने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ी संगठित श्रम बाजार की दिशा में एक अहम कदम है जो वर्करों के लिए है, जो वर्कर का काम करते थे। अब में क्या है, एक संगठित तरीके से काम करेंगे। अब ये किसी कंपनी में मजदूरी का काम कर रहे हैं तो ये लोग क्या है, संगठित है। ये लोग क्या है, संगठित है, इनके पास एक पीएफ है, और ये इंजीनियर है, ये मजदूर लोग हैं, ये भी संगठित है, और ये भी संगठित है, किसी ना किसी कंपनी का पार्ट है। तो सरल भाषा में यही कहा जा सकता है कि आर्थिक रूप से यह योजना सशक्त बनाती है, समावेशी आर्थिक विकास है और संगठित बाजार है।